हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज के क्वेश्चंस थोड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं, यानी कि आज का क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:3, यानी कि 6:5:3 में ए एडमिट करता है पार्टनरशिप में फॉर 1/8, यानी कि 1/8 भाग शेयर वो लेगा। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है एक्स वाई जेड का। अब क्या होगा? ऑप्शंस है इक्वल, 6:5:3, 5/14, 4/14, 5/14, या फिर 4:5:5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमने माना कि जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1, जिसमें वो बोल रहा है कि 1/8 भाग वो लेगा, तो माइनस अगर 8/8 भाग करें तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा? 7/8 भाग किसका रहेगा? अदर पर्सन का। तो अगर हम 7/8 भाग से इनका निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से निकलेगा। अब ये 6 है, 5 है, 3 है, इनका टोटल करेंगे तो कितना हो गया? 14। तो पहले ए का निकालते हैं, सॉरी एक्स का, मतलब फर्स्ट पर्सन का 6/14। ठीक है। और पहले हमने 1/8 में कितना निकाला था? 1/8 का 1% से 1 रुपए के हिसाब से 60/8। तो 60/8 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 112। और 6 7 से कितना होता है? 42। ठीक है। उसी तरह से अगर हम 5 का यानी कि y का निकालेंगे तो 5/14, क्योंकि ये इनका अगर हम प्लस करेंगे 6 5 और 3, इनको प्लस करेंगे तो 14 निकल कर आएगा। तो 5/14 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 से तो कितना निकल कर आएगा? इसका निकल कर आएगा 35/112। सेम उसी तरह से यहाँ पे मैं आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। 3/14 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 60/8 से तो हमारा कितना निकल कर आएगा? 21/112। तो आप इनको नोट कर लीजिए। एक्स का निकल कर आया 42/112, 35/112, फिर हमारा जेड का निकल कर आया 21/112। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था? फर्स्ट का कितना था? 42/112। फिर हमारा इसका वाई का निकल कर आया 35/112, और हमारा जेड का कितना निकल कर आया? 21/112। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो इन तीनों का अगर हम और फिर साथ में ए का जो पर्सन एडमिट हो रहा है उसका कितना है? 7/8। ठीक है, उसका 7/8 हो गया। तो अगर आप देखिए फ्रेंड्स, इन सबका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, नीचे का सबका एलसीएम लेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 112। अब ये देखिए, ये कॉमन क्या है? देखो, 7 एकम 7। ठीक है, 7 × 21, 35 कितने में आता है? 5 बार। 42 कितनी बार आता है? 6 बार। तो क्या निकल कर आया? अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो देखें 6 5 और 3, ए का तो हमें निकालना नहीं है, 1/12। तो ये कितने निकल कर आया? 6 5 और 3। तो ये जो 6 5 और 3 है, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाएगा, 6/5/3। तो देखिए ये ऑप्शन में है यस, ऑफकोर्स ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, 6 5 एंड 3। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है एक्स वाई एंड जेड का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/8 भाग उनका वो लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें गिवन है। टोटल असेट टर्नओवर कितना है? 3 टाइम्स है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है। टोटल असेट हमारी यहाँ पर कितनी है? 1 लाख है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टोटल की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी किस तरह से होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप ये 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख है, इसका 10% निकाल लीजिए। इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो गया? ये 10,000। अब ये जो 3 टाइम्स है, तो 10,000 में 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर 10,000 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 30,000। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, मेक
sufficient provision for future losses but do not anticipate future profits. This statement is accordance to the concept of। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि सफिशिएंट प्रोविजन बनाना फ्यूचर लॉस के लिए, लेकिन वो एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स से नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसके है? मैचिंग का बताता है, ऑब्जेक्टिविटी, कंजर्वेटिज्म या फिर मटेरियलिटी। तो फ्रेंड्स आपको ये इसका आंसर देने से पहले आपको ये चारों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ये क्या क्या है। मैचिंग में आपको पता होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि जो भी यहाँ पर हमारी चीजें गिवन हैं, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं या जो भी एंट्री कर रहे हैं उनका मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि उनके साथ प्रॉपर वाउचिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको क्रॉस चेक कर पाए कि हमारा ये वाला जो एक्सपेंसेस हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्जेक्टिविटी में होता है सारी चीजें, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कंजर्वेटिज्म का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी हम अकाउंटिंग इसके अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी एंटिसिपेट फ्यूचर लॉस है वो हमारे फ्यूचर लॉस के थ्रू हम यहाँ पर उनको एक तरह से प्रोविजन बना के रख सकते हैं फ्यूचर लॉस के लिए, यानी कि हमारे पास एक ऐसा प्रोविजन बना हुआ होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने जो भी फ्यूचर लॉस है उनको हम वहां से मीटअप कर पाए, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा इस वाले प्रिंसिपल से मैच करता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो उनके अंदर मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में डिफाइन होने चाहिए। जो भी एंट्रीज हैं या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं अगर वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो हम उनको नहीं कर सकते रिकॉर्ड। तो ये हमारा इसके अंदर बताया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट आता है when a firm is dissolved, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज शेयर्ड बाय पार्टनर्स। यानी कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, यानी कि बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है रियलाइजेशन पर वो पार्टनर्स के अंदर किस टाइप से शेयर किया जाता है? इक्वल में, इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट ऑफ देयर कैपिटल रेशियो, या फिर इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर इन दी रेशियो लेट डाउन इन गार्नर वर्सेस मोरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये भी होता है, ये भी एक मेथड है, ये भी एंड ये भी। बट यहाँ पे जब तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तब उनकी कैपिटल में या फिर इक्वल में किया जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पर अगर हम देखें सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां पे हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंड्स सबसे पहले होगा उनका जो भी लॉसेस है पहले उनके प्रॉफिट से होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसके बाद कैपिटल से लिया जाता है, और कैपिटल के बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो इंडिविजुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के द्वारा उनको निकालना पड़ता है, या फिर अगर हम उनका आपस में इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो इक्वली भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला जाता है, उसके बाद वो लोग मूव करते हैं कैपिटल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू। यानी कि अगर इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिवाइडेड में, यानी कि जो भी क्वांटिटी डिमांड हो रही है और जो भी प्राइस है उनमें वेरिएशंस बहुत आ रहे हैं, ठीक है, और इनवर्स रिलेशन है, तो किसकी तरफ से नहीं होते? इनकम इफेक्ट से, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से ये नहीं होता है, ये इनकम इफेक्ट से हो सकता है, इनवर्स रिलेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल से नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन। यानी कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा और उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स कंज्यूम्ड इक्वली, जब जो यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं दो गुड्स से वो इक्वली कंज्यूम कर रहा है, या फिर द प्रोपोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। यानी कि जो प्रोपोर्शन है मार्जिनल यूटिलिटी के और प्राइसेस भी उनके इक्वल होंगे, या फिर द कंज्यूमर गेट्स फुल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द
कंजम्पशन या फिर द कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड विद हिज एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस गुड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ बात की जा रही है इक्विलिब्रियम पॉइंट की, जहाँ कंज्यूमर होगा और जहाँ पर उसको टोटल यूटिलिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर हम ये कंडीशन देखें कि उसको टोटल यूटिलिटी मिलेगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि फ्रेंड्स आपने सेमिल्सन के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, सेमिल्सन ने बताया था कि अगर एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कंडीशन में आता है, तो वहां पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं सभी कमोडिटीज को लेकर, जो भी कमोडिटी ले रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उनके प्राइस क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर फॉर्मूले के थ्रू करें तो MU/P1 इक्वल टू MU/P2, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑन प्रोडक्ट 1 अपॉन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1, या फिर इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट 2 अपॉन प्राइस ऑफ द सेकंड प्रोडक्ट, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट 3 अपॉन प्राइस ऑफ द थर्ड प्रोडक्ट। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो इक्वल होनी चाहिए प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि वो जितना भी कमोडिटीज यूज करें उनकी मार्जिनल यूटिलिटी और उनके प्राइस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए आपस में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द प्रोपोर्शंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। तो वहां पर क्या होगा, उसकी मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी, वहां पे उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। पहले आप यहाँ पे मैच कर लीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद अदर से इसके ऑप्शंस हैं, जैसे कि जीरो इनकम इलेक्ट्रिसिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इंडिफरेंट गुड्स और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इंडिपेंडेंट गुड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर एक दो चीज भी पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी किससे रिलेटेड होती है फ्रेंड्स, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड से होती है। यानी सी का क्या हो गया 1, आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को नीचे स्क्रॉल करूंगी तो ये सारा रफ हो जाएगा, इसलिए आप लिख लीजिए सी का क्या हो गया यहाँ पे, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस है तो ये पॉजिटिव है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूट है तो ये इसका क्या है, अपोजिट है, तो इसका आंसर भी अपोजिट होना चाहिए। तो जब ये सब्स्टिट्यूट है तो ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि डी ऑप्शन का हमारा सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास जीरो इनकम इलास्टिसिटी और यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आए जीरो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी, यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है हमारी, ठीक है, वो हमारी किससे रिलेटेड होगी। यहाँ पर अगर हम आए तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। देखिए फर्स्ट वाला जो होगा जीरो इनकम इलास्टिसिटी वो हमारे थर्ड ऑप्शन यानी इनडिफरेंट गुड्स पे जाएगा, यानी कि जो हमारा ए है वो जाएगा थर्ड पर, और जो हमारा यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी है वो हमारा किस पर जाएगा, बी जो है वो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर्थ पर, ठीक है। तो यानी कि हमें ये ऑप्शन चाहिए फर्स्ट 2 3 4, ठीक है। तो अगर यहाँ फर्स्ट पे देखें तो फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का हमारे क्या हो गया, सेकंड का 4 हो गया, थर्ड का क्या हो गया, थर्ड का 1 हो गया, एंड फोर्थ ऑप्शन का क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन का 2 हो गया। तो 3 4 1 2 ये ऑप्शन हमें मैच करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स 3 4 1 2 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, तो देखिए 3 4 1 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आप एक बार और देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को पॉज करके, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आपको 2 या 3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आपने देखिए पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी पता था तो आपने इजीली निकाल लिया कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये दे रखा है एक स्टेटमेंट, द आइसोक्वांट कर्व्स द ड्रॉन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, the lesser the convexity of the isoquant curve the greater the possibility of the complementary of two inputs। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल, ये हमारी किससे होती है, एक्सप्लेन होती है ये हमारी यदि हमारा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये हमारा ऊपर का फर्स्ट करेक्ट है।
हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ये हमारा करेक्ट है। अब ये जो रेट होती है ये हमारी वन फैक्टर है जो कि सब्सिट्यूट होता है अदर फैक्टर्स के साथ, जिसको टेक्निकल सब्सिट्यूशन भी बोला जाता है। जबकि जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा इनकरेक्ट है, जबकि ये बता रहा है कि द लेसर ऑफ कॉन्वेक्सिटी ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑफ टू इनपुट्स। ये गलत है। टू इनपुट्स के पास वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री की नहीं होती है, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है और सेकंड जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगेन यहाँ पे हमें कोड दे रखे हैं तो पहले हम यहाँ पर इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हमें गिवन है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर अ रेंज ऑफ इनपुट। नेक्स्ट है, एवरेज कॉस्ट बिकम्स कांस्टेंट मोमेंटरली, नॉर्मल एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड और मॉडर्न लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट इज एल शेप्ड। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एल शेप्ड की, यू शेप्ड की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सबसे पहले आप सी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं क्योंकि आपने सी ऑप्शन मोस्टली पढ़ा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है नॉर्मल एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड, ठीक है। ये जो नॉर्मल एवरेज कॉस्ट है यू शेप्ड की बात कर रहा है, ये हमारी किससे मैच कर रही है, ये हमारी मैच कर रही है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज से, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, 4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 3 का क्या हो गया, 4। अब उसी तरह से आप कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट देख सकते हैं। ए का हमारा यहाँ पर किससे मैच कर रहा है, तो फ्रेंड्स कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट की बात करें तो ये हमारी रिवर्स कैपेसिटी को बताता है। तो ऑप्शन ए का हमारा क्या हो गया, 2। वहीं अगर हम टू ऑप्शन पे जाएं, एवरेज कॉस्ट बिकम्स कांस्टेंट मोमेंटरली, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी को बताता है, जबकि ऊपर वाला हमारी रिजर्व कैपेसिटी को बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ का हमारा बचा थर्ड, तो फोर्थ का हमारा थर्ड हो गया, जबकि मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एल शेप्ड प्रोडक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट इफेक्ट्स के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। तो यानी कि 2143 हमें चाहिए। देखिए 2143 कहाँ पर है फ्रेंड, 2143 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सबसे पहले आप मैच करके सोचा करिए, उसके बाद आप चेक करा करिए कि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस गिवन है वहाँ पे किस तरह से वो मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो ऑप्शन है हमें मैचिंग के लिए दिए होते हैं उसमें से एक दो चीजें हमारे लिए बहुत आसान होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो पहले पढ़ी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है। पहले हम आंसर बात करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कौन कौन से प्रोबेबिलिटी मेथड के सैंपल जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बात करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर, जजमेंटल और सिस्टमैटिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं, तो इसमें से जजमेंटल जो है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और यहाँ पे बताऊंगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की फ्रेंड्स बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इसको बोलते हैं रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा रैंडम हो गया, दूसरा होता है सिंपल रैंडम। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, के बाद आ जाता है यहाँ पे सिस्टम रैंडम, क्लस्टर आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा मल्टी स्टेज, ठीक है। ये 6 होती हैं इसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, सिस्टम सैम्पलिंग मेथड, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड। वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारी आती है पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड, उसके बाद आती है कन्वीनियंस, उसके बाद आती है जजमेंटल, इसके बाद आती है हमारी कोटा सैम्पलिंग मेथड, फिर उसके बाद आती है स्नोबॉल।
तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनके नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसर्च कैरिड आउट टू एक्सपेंड द नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड इज नोन है, यानी कि ऐसी रिसर्च जिसके अंदर नॉलेज को एक्सपेंड किया जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो उसको क्या बोलते हैं? अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव या फिर बेसिक रिसर्च। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये तो कट जाएगा क्योंकि ये एक पार्ट है जो मेन रिसर्च होती है उनके, ना कि ये मेन रिसर्च है, ये सब्सिडरी रिसर्च है, यानी कि ये सब पार्ट बोल सकते हैं, ये पार्ट नहीं है, ठीक है। पार्ट होते हैं हमारे बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, दो तरह की रिसर्च होती है। तो आपको अब इन दोनों ऑप्शंस में से बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए नाम से पता चल रहा है अप्लाइड, यानी कि किसी चीज को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, यूज करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये यूज करने के लिए तो नहीं कह रहे, ये तो ये बोल रहे हैं कि एक्सपेंड कर रहे हैं नॉलेज को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च में नॉलेज को एक्सपेंड किया जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, और जब उस नॉलेज को हम गेन कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको अप्लाई किया जाता है उस नॉलेज को, ठीक है, जो कि अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है। और जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है वो हमारे इन रिसर्च के पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। 20 तक करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इन यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ metric data with one sample, non-metric data with independent variable, metric data with independent टू सैंपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस में टी टेस्ट जो होता है वो हमारा मैट्रिक डेटा के साथ इंडिपेंडेंट टू सैंपल्स होते हैं, उसके साथ वो वहाँ पे एनालिसिस की जाती है, यानी कि टू सैंपल होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए मैट्रिक डेटा के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, टू शो द ट्रेंड फॉर अ वेरिएबल विच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज्ड, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लाइन ग्राफ या फिर स्टैटर्ड। तो फ्रेंड्स जब हम किसी भी वेरिएबल के लिए ट्रेंड को शो करते हैं, वेरिएबल के ट्रेंड के लिए, तो वहां पर जो हम प्रेजेंटेशन मेथड यूज करते हैं वहां पे होता है हमारा लाइन ग्राफ। इसके साथ साथ दो और हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, पाई डायग्राम और बार डायग्राम, ठीक है। ये दो हम यूज करते हैं, लाइन ग्राफ, पाई और बार, किसी भी वेरिएबल के ट्रेंड को शो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, which one of the following objectives is not the objective of secondary data collection? Identify the problem, test the hypothesis of relevant present problem, better define the problem, interpret primary data more insightfully। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, फिर हाइपोथेसिस करना रेलेवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम के लिए, बेटर प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उसका इंटरप्रेट करना प्राइमरी डेटा को मोर इंसाइटफुली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके जो राइट आंसर पे देखें तो राइट आंसर है इसका जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा सेकेंडरी डेटा के लिए, वो है टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द रेलेवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है। ये हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के लिए मोर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, बेटर डिफाइन प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम जो प्राइमरी डेटा हमने कलेक्ट किया उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।